नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी लोकसभा सांसद सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से करेंगे मुलाकात। खुद को असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता दिए जाने की करेंगे मांग। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज। नामांकन पत्र रद्द किए जाने के मामले पर दायर की थी याचिका। नीट यूजी पुनः परीक्षा में छात्रों को मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय। अब 160 मिनट की जगह मिलेंगे 195 मिनट। 21 जून को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक संचालित होगी परीक्षा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र यात्रा। और दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा का निधन। 49 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति। पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद से एक के बाद एक झटके झेलती ममता बनर्जी को लगते जा रहे हैं। टीएमसी के बागी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया पत्र अब सार्वजनिक हो गया है। इस पत्र में टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर साफ देखे जा सकते हैं। बागी सांसदों में टीएमसी सांसद सयानी घोष का दस्तखत भी इसमें शामिल है। इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से संसद में अपना एक अलग गुट बनाने और अलग बैठने की व्यवस्था करने की आधिकारिक मांग की है। सूत्रों के मुताबिक इस गुट का दावा है कि पार्टी के 3 और लोकसभा सांसद से संपर्क में हैं। गौरतलब है कि लोकसभा में टीएमसी के सांसदों की कुल संख्या 28 है, जिसका 2/3 बहुमत 19 होता है। ऐसे में आज सामने आए सांसदों के दस्तखत से यह जाहिर होता है कि इस गुट को लोकसभा में पार्टी के 2/3 सांसदों का समर्थन हासिल है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के बागी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। टीएमसी का बागी गुट सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेगा। बागी गुट के कूच बिहार के सांसद जगदीश चंद्र वसूनिया ने डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से बातचीत में बताया कि स्पीकर से मिलकर सांसद अनुरोध करेंगे कि असली टीएमसी के रूप में उनके गुट को मान्यता दी जाए। अभिषेक बनर्जी के रवैये पर भी टीएमसी सांसद ने सवाल उठाए। टीएमसी और ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। हमारे साथ जगदीश चंद्र वसूनिया जी हैं, जो टीएमसी के सांसद हैं बागी गुट से। सर, क्या आगे की स्ट्रेटजी है? आप लोग मुलाकात करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष से, कब ये मुलाकात होगी? अगले मंडे तक हम मुलाकात करेंगे और हमारा जो दावा है, जो टीएमसी के अलग गुट को जो हम दिया है 19 सांसद के लिए चिट्ठी, उनका मान्यता के लिए। सर, ये चिट्ठी क्या पहुंच गई है लोकसभा अध्यक्ष तक या फिर अभी सिर्फ दस्तक सामने आया है? नहीं, चिट्ठी हम लोकसभा अध्यक्ष से पहुंच दिया है। हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा असंतोष टीएमसी में ममता बनर्जी के खिलाफ आया है, वजह क्या है? कल्याण बनर्जी से लोग जो सचेतक बनाए गए वो भी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी में से एक ममता बनर्जी चुन लें, और आप लोग 19 लोग तो अलग ही हो गए। ये थोड़ा पिछले जाना पड़ेगा 2021 के इलेक्शन का बात, जब 21 में टीएमसी के जो क्षमता में आया, उसका बाद पार्टी का पूरा कंट्रोल अभिषेक के हाथ में गया और अभिषेक पार्टी का कंट्रोल लेने का बाद तानाशाही से रूप से वो पार्टी चलाना शुरू किया। जितना सारे सीनियर लीडर, किसी को नहीं मान्यता दिया, किसी को बात नहीं सुना, वो कॉरपोरेट धार से पार्टी चलाया और उसका साथ जोड़ा है आईपैक। ये दोनों मिलकर, आईपैक एवं अभिषेक बनर्जी मिलकर पार्टी के आज के जो हालात है, ये हालात से पहुंचाने के लिए काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पत्र लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को टीएमसी के बागी गुट ने, और मांग बहुत स्पष्ट है कि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर असली टीएमसी यही लोग हैं जो 2/3 सांसद इनके साथ हैं। कैमरामैन मोहित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में कांग्रेस ने चुनाव अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरपी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक नामांकन रद्द होने की स्थिति में उम्मीदवार के पास केवल हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने का विकल्प होता है। याचिकाकर्ता इस कानून के तहत हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने स्टूडेंट्स के हित में कुछ बदलाव किए हैं। अभ्यर्थियों से मिले फीडबैक के आधार पर परीक्षा की अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। अब परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। एनटीए के अनुसार अतिरिक्त समय का उपयोग उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर, पहचान सत्यापन और अन्य अनिवार्य प्रक्रियाओं के लिए किया जाएगा, ताकि छात्रों को क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए पूरा समय मिल सके। एजेंसी ने प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए भी उपलब्ध पृष्ठों की संख्या बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स को 2 की जगह 4 रफ वर्क के पेज मिलेंगे। साथ ही 2 पृष्ठ प्रश्न पत्र की शुरुआत में और 2 अंत में दिए जाएंगे, जिससे विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों को सुविधा होगी। एनटीए का कहना है कि ये बदलाव परीक्षा को अधिक सुविधाजनक और छात्र केंद्रित बनाने के उद्देश्य से किया गया है, जबकि निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्च मानकों को बरकरार रखा जाएगा। गौरतलब है कि बीते 13 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परीक्षा अवधि 15 मिनट बढ़ाने की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा और संचालनगत तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक जीपी सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। मोदी सरकार के 12 सालों में महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार का विमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन और 12 करोड़ से अधिक शौचालयों तक महिलाओं के सम्मान और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मुद्रा योजना से 70% महिलाओं को बिना गारंटी लोन देकर स्वरोजगार से जोड़ा गया। लखपति दीदी, करोड़पति दीदी और स्वयं सहायता समूहों ने उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भर बनाया। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने राजनीति में महिलाओं की 33% भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं सेना, अंतरिक्ष, खेल, अनुसंधान और उद्योग सहित हर क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में नीतियों और विकास के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बंगाल में डबल इंजन सरकार के लाभों का उल्लेख किया, जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में हर क्षेत्र में सुधार और विकास पर काम किया जा रहा है और इससे राज्य की प्रगति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा उन्होंने बंगाल की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक महत्व को भी रेखांकित किया। साथ मोदी जी का गारंटी के नाम पर बंगाल में भाजपा सरकार बनाया, उसका पूरा के पूरा रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। अब डबल इंजन का जो बेनिफिट पश्चिम बंगाल का जनता को मिलेगा, वो फिशरमैन सेक्टर हो सकता है, वो पहाड़ हो सकता है, पुरुलिया बांकुड़ा का जंगल महल हो सकता है, शेड्यूल कास्ट हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब हो सकता है,
हम लोग धोरती आबा का प्रोग्राम चालू कर दिया। बॉर्डर एरिया में वाइब्रेंट विलेज का काम चालू कर दिया 9 हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। झाड़ग्राम में लाइवलीहुड एनहेंस करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भारत सरकार की, वो भी हम लोग टेकअप कर लिया। अब देखते रहना कैसे बंगाल आगे बढ़ेगा। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ को 100 किलोमीटर के आसपास जमीन सौंप दी गई है। साथ ही सीमा सुरक्षा के लिए फेंसिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय संहिता लागू करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और बंद पड़े सेंसस जनगणना के काम पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि इसे समय पर और सही तरीके से पूरा किया जा सके। पहले देश की सुरक्षा का बात था, हम लोग बीएसएफ को जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, वो डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता बंगाल में चालू नहीं था, वो लोग चालू कर दिया हम लोग। सेंसस का काम बंद पड़ा हुआ था, इसमें कोई राजनीति नहीं है देश का, ये तो सेंसस का काम कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार को करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत योजना राज्य में लागू कर दी गई है। वहीं छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। जल जीवन मिशन का एग्रीमेंट हुआ है 39,000 करोड़। आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट दिल्ली में हो गया, 1,43,00,000 फैमिली आइडेंटिफाई हो गया जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। कृषि क्षेत्र से लेकर एम्प्लॉयमेंट से लेकर इंडस्ट्री से लेकर हमारी लघु उद्योग से लेकर सब में काम और चालू हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल वोट बैंक तक सीमित रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति पर काम करती है। वहीं धामी ने कहा कि शासन न्याय के आधार पर होना चाहिए और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था एवं समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वो वोट बैंक तक सीमित थी कि कुछ लोगों को खुश करना है, उसके लिए देश का कितना नुकसान होगा इस पर कभी ध्यान नहीं जाता था। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं है बल्कि संतुष्टीकरण की है कि सभी का संतुष्टीकरण होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम होना चाहिए, व्यवस्था में समेकित सभी के लिए शासन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। और मोदी सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहला हस्ताक्षर किया, आप सबको ध्यान होगा, बनारस में उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की फाइल थी उस फाइल पर साइन किया और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। असम के डिब्रूगढ़ जिले के नाहरकटिया क्षेत्र में लेंगरीजन और नामसांग चाय बागानों के श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पिछले 12 सालों में शुरू की गई कई जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चाय बागानों के 150 से अधिक भूमिहीन परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही चाय बागान श्रमिकों के लिए विशेष आवासीय कॉलोनियां विकसित की गई हैं। इन कॉलोनियों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को ये घर दिया और हम लोग को रहने के लिए अच्छा से चारों तरफ मतलब बाउंड्री वॉल दिया। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो घर निर्मित हो रहे हैं उसमें एक भी रुपया नहीं लग रहा है, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स लेता है और आप कहाँ का है कहाँ के नहीं, आप सिर्फ अप्लाई करते हैं और आपका घर के लिए हो जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार बहुत अच्छा से काम करके जा रहा है। गांव हो या शहर का हो, सब लड़का को सुविधा मिल रहा है।
और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई गति देंगे और स्लोवाकिया के साथ तकनीक, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरे का फोकस रक्षा सहयोग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, स्टार्टअप्स और उभरती प्रौद्योगिकियों पर रहने वाला है। 13 से 18 जून तक होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत की यूरोप नीति और वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सबसे पहले फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे, जहां 14 जून को उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से होगी। दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसे इस वर्ष और ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है। नीस में दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स हिस्सा लेंगे। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ती इनोवेशन साझेदारी का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इसके बाद फ्रांस के एवियन शहर में 16-17 जून को आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां भारत को एक पार्टनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। At the invitation of the Prime Minister of the Slovak Republic, His Excellency Mr. Robert Fico, our Prime Minister will pay a state visit to the Slovak Republic from 14 to 16 June. This visit is historic, as it would be the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovak Republic since its independence in 1993. Prime Minister will also interact with Slovak business leaders. Prime Minister will also hold talks with the President of Slovakia, Mr. Peter Pellegrini, at the Presidential Palace. G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी होने की संभावना है। पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक चुनौतियां और तकनीकी सहयोग भी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार देने पर भी जोर रहेगा। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां भारतीय स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will begin his visit to France in Nice. This visit is at the invitation of President of France, His Excellency Mr. Emmanuel Macron. This is Prime Minister's 7th official visit to France. During the visit to Nice, Prime Minister will hold comprehensive discussions with President Macron, covering full range of areas of our partnership, as well as they will exchange views on regional and international issues of importance. Prime Minister Modi will also jointly inaugurate Bharat Innovates along with President Macron. Advanced computing, biotechnology, agri-tech, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर रही भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक निवेशकों और कंपनियों के सामने अपनी संभावनाएं पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कई निवेश समझौते और कारोबारी साझेदारियां भी सामने आ सकती हैं। दुनिया भर से करीब 300 कंपनियों और निवेशकों के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
दौरे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र होने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। दोनों देश व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी सहयोग तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ये यात्रा मध्य यूरोप में भारत की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक मौजूदगी को और मजबूत करेगी। अखिलेश सुमन के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर 14 जून को इसका शुभारंभ करेंगे। इस 3 दिवसीय ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी के लिए इस शहर को क्यों चुना गया है, बता रही हैं हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा। है फ्रांस का तटीय शहर नीस। यहाँ अगर भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन हो रहा है तो इसके 5 बड़े कारण हैं जो आपको गिनाना चाहूंगी। पहला, यूरोप की सिलिकॉन वैली कहलाता है सोफिया एंटीपोलिस, जो यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर पर ही है। यानी नीस सोफिया एंटीपोलिस का प्रवेश द्वार है, जहाँ 2500 दिग्गज कंपनियां काम करती हैं और हजारों स्टार्टअप्स भी यहाँ काम करते हैं। दूसरा बड़ा कारण, इसको एआई का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि जो फ्रांस के 4 इंटरडिसिप्लिनरी एआई इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से एक नीस में ही है। तीसरा कारण ये है कि टॉप 15 विश्व की अगर स्मार्ट सिटीज को आप गिनते हैं तो उनमें एक आता है नीस भी, और नीस में ही स्मार्ट सिटी इनोवेशन सेंटर भी है, जहां जीरो कार्बन एमिशंस को लेकर सॉल्यूशंस की खोज की जाती है। चौथा बड़ा कारण यह है कि यहाँ बड़े ऐसे इनोवेशन के स्टार्टअप प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहां लाखों यूरो की फंडिंग यहाँ के स्टार्टअप्स को मिल रही है। यानी यहाँ से अगर भारत इनोवेट्स का लॉन्च होता है तो इसका मतलब है कि जो यूरोप के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हमारे स्टार्टअप्स को जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है। और 5वां सबसे बड़ा कारण, लैब टू मार्केट का एक अनोखा मॉडल है जो यहाँ काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिसर्चर्स के साथ, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम भी अपनाना चाहते हैं, और इसी मंच से अगर हमारे शिक्षण संस्थानों से शुरू हुए स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स से मिलेंगे तो जाहिर है सफलता के नए आयाम भी गढ़े जाएंगे। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन अंकित के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। तो नीस शहर मुख्य आकर्षण रहेगा प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा का होने जा रहा है, जिसमें भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह तजाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लिया। इस संबंध में कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ताजिकिस्तान के दुशांबे में मध्य एशिया एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र विषय पर आयोजित एससीओ सम्मेलन में भाग लिया। मध्य एशिया और एससीओ के साथ अपनी मजबूत साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। एससीओ में भारत की प्राथमिकताओं पर जोर दिया, जिनमें युवाओं की भागीदारी, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना शामिल है। साथ ही अगले महीने कोलकाता में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का भी जिक्र किया। ओमान तट के पास वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भारत ने अमेरिका के समक्ष एक बार फिर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जेसन मिक्स को तलब कर इस मुद्दे पर भारत की गंभीर चिंता से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमेरिका नागराज नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नागरिक जहाजों को निशाना बनाए जाने पर गंभीर चिंता जताई। बुधवार को 20 भारतीय चालक दल वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ था। इससे पहले सेटेबेलो नामक जहाज पर हुए हमले में 24 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। भारत ने क्षेत्र में तनाव कम करने, कूटनीतिक समाधान तलाशने और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित एवं निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
ये इस मुद्दे पर अमेरिकी मिशन को तलब किए जाने का दूसरा मामला है। इसके पहले 10 जून को विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को सम्मन कर अपना विरोध जताया था। भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज खिलाड़ी और राष्ट्रीय कोच जसपाल राणा के पार्थिव शरीर को दिल्ली से देहरादून ले जाया गया है। देहरादून में उनके प्रशंसकों, खेल प्रेमियों और शुभचिंतकों के लिए अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वाराणसी ले जाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसपाल राणा के निधन से खेल जगत में शोक की लहर है और देश भर से खिलाड़ी, खेल प्रशासक तथा उनके प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महान शूटर जसपाल राणा के निधन पर दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महान शूटर जसपाल राणा का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने अपनी शानदार उपलब्धियों से भारत का मान बढ़ाया। शूटिंग की दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत करने में उनके योगदान ने अहम भूमिका निभाई। एक चैंपियन खिलाड़ी, बेहतरीन कोच और मार्गदर्शक के तौर पर उन्होंने अपने समर्पण, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से खिलाड़ियों की नई पीढ़ियों को प्रेरित किया। मैं उनके परिवार, शिष्यों, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जसपाल राणा के निधन से पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अपूर्णीय क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा, श्री जसपाल राणा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने शूटिंग में अपनी असाधारण उपलब्धियों से देश का मान बढ़ाया। एक मेंटर के तौर पर भी उनका योगदान बहुत अहम रहा। उन्होंने पूरी लगन से युवा खिलाड़ियों को तराशा और उनका मार्गदर्शन किया। बेहतरीन प्रदर्शन, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के कारण उन्हें बहुत सम्मान मिला। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और पूरे खेल जगत के साथ हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।